अब आते हैं इनके पॉलिटिकल करियर पे। जैसा मैंने कहा, चाहे कोई भी पार्टी पावर में थी, मनमोहन सिंह जी को पोजीशन मिलती रही। ये ऐसा हो नहीं सकता कि उनके ग्रेट जीनियस की वजह से नहीं, मैं इसलिए मैं कह रही हूं कि देखिए, शुरू करते हैं, आप एक लेक्चरर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर रीडर बनते हैं और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बहुत जल्दी बनते जाते हैं। और वैसे भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से रिश्ता बना लो तो वो आपका करियर खुद ही बनाते रहते हैं, अगर आप उनके पपेट बन के उनकी नीतियों को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब ललित नारायण मिश्रा जी ने पहले इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में दिया अपॉइंटमेंट एज एडवाइजर। छोटी सी बात है वो तो। उसके बाद ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर 2-3 साल के लिए बनते हैं, 1969 टू 71। यानी पढ़ाने का काल 71 के बाद खत्म हो गया। कुछ साल शुरू में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर ये 1966 से 69 पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे चले गए। ट्रेड देखिए ना, इंडिया एक्सपोर्ट करे, खनिज पर पदार्थ करे, ये एक ही एक्सपर्टीज है इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। और यहाँ पे दिल्ली स्कूल में भी प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए, पर सोशलिस्ट पॉलिसीज कर रहे हैं तब तक। इंदिरा गांधी के काल में, इमरजेंसी काल में भी ये उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। और हम सब जानते हैं कि उस काल में अपार्ट फ्रॉम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो पूरी तरह से समाजवादी, सोशलिस्ट, लाइसेंस कोटा रेड राज की राजनीति चला रहे हैं और भारत को कंगाली के कगार पर ला रहे हैं सिस्टमैटिकली उन पॉलिसीज की वजह से। फिर ये 80 से 82 प्लानिंग कमीशन में रहे। तो आप सोचिए, इंदिरा काल में भी ये पावर में है और इंदिरा काल में ही अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। 82 से 85 तक ये गवर्नर भी बनते हैं, यानी बड़ी की पोजीशंस में इंदिरा काल में सर्व करते हैं। फिर राजीव गांधी आते हैं, तो 85 से 87 तक ये डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के। देखिए, तो अभी तक पूरी तरह चल रहा था सोशलिस्ट काल। राजीव गांधी ने थोड़ी कोशिश की थी, बेचारा सफल नहीं हो पाया। आई थिंक ही वाज द बेस्ट गांधी, इफ यू आस्क मी, ऑफ ऑल द मोस्ट वेल मीनिंग, और इसीलिए उसको उड़ा दिया गया। मेरा मानना है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री को उड़ा दिया क्योंकि उनकी कुछ बातें एक्सेप्शनली पाक साफ थी देश के प्रति, और राजीव गांधी भी इतने कॉम्प्रोमाइज बन के जीना चाहते नहीं थे और इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। अब आते हैं, जब 87 में आते हैं वीपी सिंह, तो इनको कुछ नहीं मिला, तो तुरंत इनको कोई अच्छी सी फॉरेन पोजीशन मिल जाती है। ये 87 में साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में जेनीवा पहुंच जाते हैं। यानी आप देखिए ना, वीपी सिंह ने अगर इनको नहीं, या मुरारजी भाई की सरकार ने, जो इंदिरा गांधी के बाद सारा चला कोalition गवर्नमेंट्स का दौर, तो एकदम इनको बढ़िया सी कोई इंटरनेशनल पोजीशन मिल जाती है। ये अपने आप नहीं हो रहा। अब आते हैं 1990 में, चंद्रशेखर काल में। अब चंद्रशेखर का आप जानते हैं इंदिरा और राजीव गांधी से कितनी कांटे की टक्कर थी, ठीक है। अब वही व्यक्ति जो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, रिजर्व बैंक चेयरमैन, चंद्रशेखर के कैसे इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजर बन जाते हैं? तो इसका मतलब ये डीप स्टेट प्लान कर रही है इनकी पोजीशनिंग, हर सरकार में पहुंच जाओ। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि चंद्रशेखर भी उसी व्यक्ति को ले जो उनकी आर्च एनिमी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बड़ी की पोजीशंस में रहा है।
चलिए वो भी। उसके बाद ये इस कहानी ये बड़ी प्रचलित भी है और मेरे को तो बहुत साल पहले पता चली थी। चंद्रशेखर की जब सरकार गिरती है तो ऑब्वियसली बहुत कम समय में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने रह सके और उनके साथ उन्हीं के कॉलीग्स ने धोखा दिया और वो गिर गई सरकार, जो भी कारण से। आखिरी दिन जब पता चलता है कि ये गई सरकार, तो चंद्रशेखर ऑब्वियसली बड़े दुखी मन से अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी उनके पास पहुंच जाते हैं। सर अच्छा, वो उनके सेक्रेटरी बताते हैं कि मनमोहन सिंह आए, बोले अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कल परसों तक डेमिट करना है ऑफिस, तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। नहीं सर, फॉर ओनली 2 मिनट्स। तो ये हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं। और ये एक नहीं दसियों लोग बता चुके हैं जो जानकार हैं, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर जी के बेटे और उनके जो करीबी, कि उनके पास जाके, सर मेरी 3 बेटियां हैं, प्लीज मेरा कुछ करके जाइए। तो बोले मैं तो हाँ हाँ हाँ, सुनिए बताइए। सुनिए, नहीं सुनिए। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं देखिए मैं हार चुका हूं, अब मैं ऑफिस डमिट कर रहा हूं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। नो सर प्लीज, मेरी 3 बेटियां हैं और मेरा कुछ तो करके जाइए। ऐसे गिड़गिड़ाए तो उन्होंने इन्हें यूजीसी का चेयरमैन बनाया। बैकडेटेड अपॉइंटमेंट की गई इनकी चंद्रशेखर द्वारा। ये कैरियरिज्म देखिए ना, किसी के दुख के समय में भी आप केवल अपना सोच रहे हैं, अपने करियर की। तो इतना करियर माइंडेड, बट माइल्ड, हम्बल, बट फोकस मेरा करियर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये मैं नहीं, बहुत कह बता देंगे ये कहानी। इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। ये मैंने दसियों साल पहले सुनी थी, अब फिर वही दोहराई जा रही है, बहुत से लोग जानते हैं। अब देखिए, फिर आते हैं नरसिम्हा राव। वो भी इनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुनते हैं। ये कैसे हो रहा है? नरसिम्हा राव चुनते हैं, हर एक इन्हीं के अलावा कोई मिलता ही नहीं किसी को। और इन्हीं की वजह से 1980 से 1991 की जो पॉलिसीज हैं, हिंदुस्तान कंगाली के कगार पे खड़ा है और इन्हीं को सभी चुन रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि जो, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इमेजिन कर रही हूं, ये जो सारा आर्थिक सुधार का, लिबरलाइजेशन का एजेंडा चला, रघुराम रामन तो अभी आज नहीं कब से कह रहे हैं कि ये आपकी बहुत गलती है कि आप आर्थिक सुधार का क्रेडिट आईएमएफ को नहीं देते। ये तो आईएमएफ ने किया, करवाया है, ये सारा उनकी वजह से हुआ। और लोन लेने गए थे आईएमएफ से ये दोनों, और कार्टून भी है बहुत बढ़िया लक्ष्मण का, जिसमें ये आईएमएफ के कंडीशनैलिटीज लेके आ रहे हैं। और आपको याद होगा 67 टन गोल्ड चुपके से चंद्रशेखर काल में ये एयरलिफ्ट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इनको दे आए थे, गिरवी रख के आए थे चंद्रशेखर के कॉल में, कि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, 1 महीने के बचा है, हम कैसे ऑयल बिल पे करेंगे। तो आपकी अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज जो आपने इंदिरा गांधी काल में, राजीव गांधी काल में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में जो आपने चलाई थी, उसकी वजह से ये हालत थी ना कि आपने देश का सोना जाके गिरवी रखा चुपचाप, वो भी चोरी से। और ये व्यक्ति फिर नरसिम्हा राव को भी अपॉइंट करना पड़ता है कि, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा जो हम सोचते थे कितना गजब का काम किया इन्होंने, ये आईएमएफ और विदेशी एजेंसीज का एजेंडा था। और इसीलिए नरसिम्हा राव को भी कहा गया चुनो इसी व्यक्ति को, आपका यही फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। आप देखिए, तो रघुराम राजन ने तो खुल के कहा है कि आप केवल
नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह को श्रेय मत दीजिए, ये आईएमएफ का एजेंडा था, उनकी कंडीशनैलिटीज थी जो इनको लागू करनी पड़ी। और कंडीशनैलिटीज में मेन अचीवमेंट इनकी थी कि ओपन द डोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स।